everyone, welcome to Study IQ. My name is Divyanshi Singh and I am selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त. सो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स, इसका ये लेक्चर पार्ट 2 है. तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की. क्वेश्चन है द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ काकोरी ट्रेन इंसिडेंट टू व्हाट. यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था उसका अब नाम क्या चेंज करके नया नाम क्या रख दिया है. तो आपके ऑप्शंस है काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, बी काकोरी ट्रेन रेवोल्यूशन, सी काकोरी ट्रेन एक्शन डे एंड डी काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट. सो इसका करेक्ट आंसर है काकोरी ट्रेन एक्शन डे, सी पार्ट. सो यहाँ पर आपको एडिशनली और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए काकोरी इंसिडेंट के बारे में. सो ये सबसे पहले तो कब कराया गया था, व्हेन इट हैपेंड. सो इट हैपेंड ऑन 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था. अब इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था कि एक ट्रेन थी 8 डाउन, वो इट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम शाहजहाँपुर टू लखनऊ. सो बीच में काकोरी पड़ता है. यहाँ पर इस ट्रेन को लूट लिया गया था. इसमें ब्रिटिश जो भी ट्रेजरी थी वो इस ट्रेन से कैरी किया जा रहा था. सो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर इस ट्रेन को लूट लिया गया था. सो दिस लूट वॉज ऑर्गेनाइज्ड. अब यहाँ पे कौन सी संस्था है, कौन सा संगठन है जिसने ये लूट ऑर्गेनाइज करी थी. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. हु. सो ये था आपका HRA. अब HRA की फुल फॉर्म क्या है. HRA की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. तो इस संगठन से भगत सिंह भी जुड़े हुए हैं, राइट. इस संगठन से चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये इम्पोर्टेंट जो रिवोल्यूशनरीज हैं, क्रांतिकारी हैं, ये एसोसिएटेड हैं इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से. अब इस संगठन में जो ये काकोरी लूट हुई थी, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया तो आपको पता होना चाहिए. चंद्रशेखर आज़ाद इन्वॉल्व थे इसमें. उसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खान. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है रिवोल्यूशनरीज के जो कि काकोरी ट्रेन इंसिडेंट से जुड़े थे, राइट. सो ये आपको पता होना चाहिए. एंड इस लूट का पर्पस क्या था, क्यों ये ट्रेन को लूटा गया. तो पर्पस ये था कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जो ये काम करती है, राइट, इसका काम क्या है कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करनी है ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिया को आज़ादी दिला सके. सो ये पर्पस था HRA का. और ये लूट इसलिए कराई गई थी ताकि पहली बात तो HRA को पब्लिक अटेंशन मिल सके, लोगों के बीच में क्रेडिबिलिटी मिल सके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को. दूसरा, इनको अपने कार्य करने के लिए जो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करते हैं, सो वो कार्य करने के लिए फंड्स की ज़रूरत थी. तो वो फंड्स के लिए भी ये ट्रेन को लूटा गया था. सो अब ये जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे. सो ये नाम बदला क्यों गया है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं ये इसको कांड के नाम से दे यूज्ड द वर्ड कांड सो दैट यहाँ पर एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन रहे, राइट, अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, राइट. सो दिस वाज टर्म, इसलिए मतलब एक निगेटिव कोनोटेशन में उन्होंने इसको कांड के फॉर्म में इसको टर्म दिया. बट उत्तर प्रदेश सरकार हैज़ नाउ इरेज्ड द टर्म कांड. ओके. सो काकोरी कांड से अब ये काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से जाना जाएगा. Next question is, recently the world's highest road has been inaugurated in Ladakh. At what height was it built? So यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हाईएस्ट रोड कहाँ पर है. आपके ऑप्शंस में आपको इंडिया से बाहर की जगहें दी जाएंगी. तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हाईएस्ट रोड जो है वो लद्दाख में है. मतलब ये ना केवल इंडिया की बट वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड है. अब ये कौन सी हाइट पे है तो आपके ऑप्शंस है 17,600, 18,000, 18,600 एंड 19,300.
सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 19,300 है। सो ये चीज़ ये फिट है, फीट। ओके, सो 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये रोड बनाई गई है। ये रोड बनाई किस संस्था ने है? सो ये रोड बनाई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये रोड बना के, नियर द उमलिंगला पास। सो आपको ये पता होना चाहिए ईस्टर्न लद्दाख में उमलिंगला पास है, यहाँ पर ये रोड बनाई गई है, राइट। सो आफ्टर बिल्ट ऑफ दिस रोड, यहाँ पर इस रोड ने कौन सी वर्ल्ड हाईएस्ट रोड का रिकॉर्ड तोड़ा है? ये रोड बोलीविया में थी, राइट। सो बोलीविया की वर्ल्ड में जो हाईएस्ट रोड थी उसका रिकॉर्ड तोड़ करके अब जो है लद्दाख में आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, द एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी इरप्टेड रिसेंटली। दिस वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आपके ऑप्शंस है जापान, इंडोनेशिया, चिले एंड इटली। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। ये माउंट मेरापी इरप्ट हुआ था रिसेंटली इन इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है। इसका क्या मतलब है? यानी कि कई सारी माइक्रो प्लेट्स के मार्जिन्स जो हैं हमें इस एरिया में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, इंडोनेशिया में। सो जहाँ पर आपको कई सारे प्लेट मार्जिन्स मिलते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, यानी कि प्लेट मूवमेंट की वजह से हमें वोल्केनिज्म देखने को मिलता है, राइट। वोल्केनिज्म जहाँ पर अर्थ के अंदर से लावा जो है, अर्थ के अंदर से मैग्मा, वो अर्थ की सरफेस पे आता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो, लावा। सो वोल्केनिज्म देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं अलोंग द प्लेट मार्जिन्स, राइट। सो इंडोनेशिया में ये माउंट मेरापी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, राइट। उसके अलावा आपको उसके आसपास के देश भी पता होना चाहिए, एज यहाँ पर सिंगापुर है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसके ऊपर आपको मलेशिया मिलेगा, ये इंडोनेशिया है, पूरा शेडेड पोर्शन, दिस, राइट। ये जावन आइलैंड है, ये सुमत्रन आइलैंड है, एंड यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार, राइट। एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो रीजन है, यहाँ पे आपको ये जो रीजन है यहाँ पे आपको 3 कंट्रीज मिलेंगे। ये एक इंडोनेशिया भी है, उसके अलावा मलेशिया एंड ब्रूनी। तो ये थोड़ा बहुत मैप वर्क आप साइड बाय साइड करते रहिए, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, तो रिलेट करके मैप को साथ में हमें करना पड़ेगा, राइट। सो ये आप देख सकते हैं कि माउंट मेरापी, इट इज कॉजिंग अ प्लूम ऑफ स्मोक एंड ऐश ऑल अराउंड द डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ जावा। सो ये जो जावन आइलैंड है यहाँ पर आपको माउंट मेरापी मिलेगा, एंड ये क्या है? ये एक एक्टिव वोल्केनो है। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर? तो आपके ऑप्शंस है अटल खेल रत्न अवार्ड, बी नरेंद्र मोदी खेल रत्न अवार्ड, सी मिल्खा सिंह खेल रत्न अवार्ड, एंड डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे, दीज आर द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इन आवर कंट्री, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एनुअली, सालाना ये अवार्ड्स को बांटती है एनुअली, राइट। एंड ये अवार्ड्स कब स्थापित किए गए थे? व्हेन दे वर एस्टैब्लिश्ड।
सो दे वर इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1991 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किए गए थे एंड सिंस देन एनुअली ये अवार्ड बांटे जाते हैं. दीज रिप्रेजेंट हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड्स हैं ये. एंड अभी इनका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया था. कौन सी मिनिस्ट्री ये अवार्ड बांटती है? सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ये अवार्ड बांटती है, राइट. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिकॉज ऑन कई सारे सिटीजन्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये हमें नाम चेंज करना चाहिए इस अवार्ड का, इसलिए हमने इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम पर रख दिया है. अगला क्वेश्चन है, नेशनल हैंडलूम डे इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन 7 अगस्त. यानी कि आपको ये भी याद रखना है नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई वाज दिस डे चोजन एज नेशनल हैंडलूम डे? क्यों इस दिन को हम नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे मनाते? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑन दिस डे होली ऑफ फॉरेन क्लोथ्स वाज लिट, यानी कि पूरा जो बाहर से यानी कि फॉरेन क्लोथ्स हैं उनकी होली उनको जला दिया गया था. देन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया ऑन दिस डे, ये दूसरा ऑप्शन है. तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी इंडिया आए थे इस दिन पर, या लास्ट ऑप्शन है ऑन दिस डे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. तो यहाँ पे आप लॉजिकल आइडिया लगा सकते हो कि इस दिन 7 अगस्त को हैंडलूम डे मना रहे हैं, यानी कि इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट ऑप्शंस देख करके. क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, पहले तो आपको स्वदेशी मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए. स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू किया गया था. क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हुआ था. बंगाल का पार्टीशन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? सो आपको ये भी पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का जो है वो पार्टीशन हुआ था. एंड ये पार्टीशन को क्रिटिसाइज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. सो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का क्या मतलब था कि हम इंडिया में स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, राइट. इंडियन क्लोथ्स, खादी को प्रमोट करेंगे, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, राइट. सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे स्वदेशी मूवमेंट के. सो स्वदेशी मूवमेंट हैंडलूम, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो हैंडलूम सेक्टर था इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया गया था, राइट. सो उसको बढ़ावा दिया जाएगा. सो स्वदेशी मूवमेंट के लॉन्च पे इस दिन स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था. एंड इसी को मार्क करने के लिए हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे मनाते हैं. सो यहाँ पर ये इसलिए किया जाता है ताकि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकें एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए. तो ये चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए. अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द कंट्रीज 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, अश्विनी कुमार, बी विजय किरण, सी दीपक दास एंड डी संदीप मीना. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है दीपक दास. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इनको बनाया गया है श्री दीपक दास को. अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स क्या है. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. सो पूरा मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये किसके हाथ में होता है? ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंडर में होता है, राइट. इसी तरीके से हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, राइट. सबसे पहले ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का भी काम करता था, बट बाद में ये पोस्ट अलग कर दी गई क्योंकि इनके पास काम बहुत ज़्यादा है. एंड अब कैग के पास खाली ऑडिट का काम है, राइट. एंड कैग क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में इसके बारे में मेंशन है. एंड ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है ये बॉडी किसके अंडर में आती है? सो ये बॉडी आती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर,
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये बॉडी काम करती है। तो ये चीज़ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अगर पता है तो पता है, अदरवाइज आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। सो आपके ऑप्शंस है बैंगलोर, इंदौर, पुणे, भुवनेश्वर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर, डी। सो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उड़ीसा की कैपिटल है, and it has become the first city in India to have 100% vaccination against COVID-19. अगला क्वेश्चन है, who among the following has been selected for the prestigious लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2021। यानी इस अवार्ड के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए आदर पूनावाला, सी साइरस पूनावाला, डी NR नारायण मूर्ति एंड डी अजीम प्रेमजी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है साइरस पूनावाला। तो ये इनका इंस्टीट्यूट है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पुणे में। एंड यहाँ पर वैक्सीन्स बनाई जाती है, राइट। सो वैक्सीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती है। एंड वी नो कि कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नाम से भी जानी जाती है, तो ये कोविशील्ड कोविड-19 के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप की गई है। एंड इसका जो डेवलपमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जो है यहाँ पे किया जाता है। सो ये साइरस पूनावाला, ये सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट है। इनको ये अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है फॉर हिज वर्क एंड इनका जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है सेरम इंस्टीट्यूट में ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक। सो इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ई-रूपी ऑन 2 अगस्त 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये जो ई-रूपी का पोर्टल है, ये किसने डेवलप किया है? सो इट इज़ डेवलप्ड बाय, आपके ऑप्शंस हैं, ए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, सी नीति आयोग एंड डी सेबी, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये जो है ई-रूपी डेवलप किया है। अब ये है क्या? तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, राइट। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स के कुछ बेनिफिशियरीज होते हैं, यानी कि जिनको उन स्कीम्स का फ़ायदा दिया जाता है। अब क्या होता है कि कई बारी बेनिफिशियरीज हैं एंड बीच में मिडल मैन होते हैं। सो मिडल मैन के ज़रिए बेनिफिशियरीज को ये गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा दिया जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, यहाँ पे लेवरेज मिडल मैन को हटा करके डायरेक्टली बेनिफिशियरी से डील करना चाहती है, राइट। सो ताकि जो भी लीकेजेस होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में, उनको प्लग किया जा सके। तो ये जो ई-रूपी प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे क्या किया जाएगा कि QR कोड जनरेट किए जाएंगे, जो कि बेनिफिशियरी के मोबाइल फ़ोन में भेजे जाएंगे, राइट। बेनिफिशियरी अपना जो भी वो QR कोड है, वो जहाँ से भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको वो QR कोड दिखाएं, वो सर्विस प्रोवाइडर उस QR कोड को स्कैन करेंगे, राइट। एंड स्कैन करने के बाद उनको शेयर करना होगा मर्चेंट से उसको वो QR कोड, एंड देन पेमेंट जो है वो हो जाएगी एंड बेनिफिशियरी को वो सर्विस मिल जाएगी एंड इनको अपना पेमेंट मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये इस मैकेनिज़्म के थ्रू पेमेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो मैकेनिज़्म है, यहाँ पर जो QR कोड सेंड किया जाएगा, ये पर्पस स्पेसिफिक भी होगा, यानी कि यहाँ पर बेनिफिशियरी को पैसे नहीं मिलेंगे। बेनिफिशियरी को जिस पर्पस के लिए वो स्कीम लॉन्च की गई है, वो पर्पस के लिए ही वो पैसे को यूटिलाइज करा जा सकता है, किसी और पर्पस के लिए नहीं। तो यहाँ पर एक हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है, लोगों के खाते में डायरेक्टली पैसा दे दो, तो उसमें क्या होता है कि कई बारी लोग जो होते हैं वो पैसा सही मायने में यूटिलाइज नहीं करते। जिस पर्पस के लिए सरकार ने उन्हें पैसा दिया है, वो पैसे के लिए ना यूज़ करके किसी एक्स्ट्रा काम के लिए यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो वो चीज़ ना हो करके अब जिस काम के लिए सरकार आपको पैसा देगी, वही काम आप कर सकते हैं। मान लीजिए खाद खरीदने के लिए पैसा है, तो आप खाद ही खरीद सकते हैं उस QR कोड को दिखा करके, राइट। सो ये डेवलप किया है NPCI ने।
सो इट इज़ अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस मीडियम फॉर डिजिटल पेमेंट। यहाँ पे QR कोड या फिर SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर जो है वो मोबाइल फ़ोन ऑफ बेनिफिशियरी पर डिलीवर किया जाएगा एंड देन वन टाइम पेमेंट अरेंजमेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, राइट, कोई डिजिटल पेमेंट ऐप की ज़रूरत नहीं होगी, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, बस आपके फ़ोन में जो QR कोड आएगा आपको वो सर्विस प्रोवाइडर को दिखाना होगा, राइट। तो ये NPCI अलॉन्ग विथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन सब की आपसी सहमति से आपसी कंट्रीब्यूशन से, सहयोग से इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। यहाँ पे क्या होगा, ई-रूपी में स्पॉन्सर्स होंगे जो सर्विसेज को जो सर्विसेज के स्पॉन्सर्स हैं उनको बेनिफिशियरी से कनेक्ट करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स को सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे, राइट, बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल माध्यम के थ्रू सबको कनेक्ट किया जाएगा, राइट, ताकि मिडिल मैन जो बीच में है उनको हटाया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके, राइट। सो बीइंग प्रीपेड इट इज़ पॉसिबल टू मेक टाइमली पेमेंट्स ऑल्सो टू द सर्विस प्रोवाइडर। सो कई बार ऐसा भी होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को टाइमली सरकार से पैसे नहीं मिलते, तो उस केस में वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते सर्विस प्रोवाइड करने की। तो इस केस में क्या होगा कि सर्विस प्रोवाइडर को ये चीज़ पैसे पहले ही मिल जाएंगे। सो ये प्रीपेड सिस्टम होगा। अगला क्वेश्चन है स्माइल स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्माइल स्कीम ये लॉन्च किसने की है। सो ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। क्यों लॉन्च की गई है, किसके लिए की है, तो आपके ऑप्शंस है वेलफेयर ऑफ एल्डरली यानी बुजुर्गों के वेलफेयर के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वुमेन यानी कि वुमेन को जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए, सी ऑप्शन है आपका फॉर द वेलफेयर ऑफ बेगर जो भीख मांगते हैं, डी ऑप्शन है फॉर द वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉर द वेलफेयर ऑफ बेगर्स, राइट। सो ये स्माइल स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करेगी, राइट, एंड देन किसको हेल्प करने के लिए है, फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन बेगिंग, उनकी सहायता करने के लिए। सो यहाँ पर उनका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, लार्ज स्केल पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनके आइडेंटिटी वगैरह वो प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की जाएगी ताकि वो कोई और काम कर सके, किसी काम कोई उन्हें लाइवलीहुड मिल सके, राइट। सो ये हमने पढ़ा है कि DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो हम जानते हैं कि आवर कंट्री इज़ अ वेलफेयर स्टेट है, हमें सबका वेलफेयर इंश्योर करना है, राइट। सो DPSP में इट इज़ लाइक रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट की सबका विकास हो, सबकी वृद्धि हो, राइट। सो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके की स्कीम्स लाई जाती। देन अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी सऊदी अरब, सी सिंगापुर एंड डी इस्टोनिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमेरिका, अमेरिका, ये इन्होंने टॉप किया है, राइट। सो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन क्या है, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है। सो ये जो यूनियन है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, UN की। इसकी स्थापना कब की गई थी, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1865, राइट। एंड इसकी जो हेडक्वार्टर्स है, इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जेनेवा किसकी कहाँ है, जेनेवा इज इन स्विट्ज़रलैंड। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे प्री में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो ये जो इंडेक्स है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये रिलीज़ कौन करता है, ये ITU करता है। ITU क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। एंड इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, टॉप किया है अमेरिका ने।
अगर हम बात करें इंडिया की क्या स्थान है, इंडिया कौन से रैंक पे है, तो इंडिया 10th रैंक पे है, राइट। इंडिया का स्कोर 97.5, राइट। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री विच इज वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स, राइट। देन यूके एंड सऊदी अरेबिया को 2nd प्लेस मिला है एंड एस्टोनिया को 3rd प्लेस मिला है। तो आप इसमें याद रख सकते हैं 1st किसको मिला है और 10th किसको, इंडिया की क्या पोजीशन है। सो इंडिया की पोजीशन 10th है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स लोकल पीपल सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है August 5, August 7, August 9 एंड August 11। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, August 9। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, आपको जितना याद रख सकते हैं आप याद रखिए, राइट। सो इस दिन हम लोकल पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन की पहली मीटिंग हुई थी जेनेवा में इन द ईयर 1982, राइट। एंड सिंस 1994 हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल। अगला क्वेश्चन है, इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 नीरज चोपड़ा ऑफ इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो बाय थ्रोइंग हाउ मेनी मीटर। सो इन्होंने जैवलिन कितना मीटर थ्रो किया जिसपे इनको गोल्ड मेडल मिला टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। आपके ऑप्शन है 87.58 मीटर्स, 88.33 मीटर्स, 89.51 मीटर्स एंड 90.21 मीटर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 87.58 मीटर्स पे नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो करने पे गोल्ड मेडल मिला है एंड ये पहले एथलीट है, राइट, फर्स्ट एथलीट टू विन ओलंपिक गोल्ड। सो एथलेटिक्स में पहला हमारा ओलंपिक्स गोल्ड आया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत हैज बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है, ए मैजिकॉन पोस्ट लिमिटेड, सी बी गोवा शिपयार्ड, सी कोचिन शिपयार्ड एंड डी हिंदुस्तान शिपयार्ड। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी पार्ट, राइट। सो ये हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिजिनस का क्या मतलब है, इट इज़ मेड इन इंडिया, राइट, इट इज़ मेड इन इंडिया विद इंडियन एफर्ट्स। हमने खुद ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से, खुद की रिसर्च वगैरह से इसको डेवलप किया है। कोचिन शिपयार्ड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, राइट। एंड ये जो शिप एयरक्राफ्ट कैरियर है, इट वाज, ये इस्टेब्लिश किया गया था, कब इसकी इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये इसका लॉन्च जो हुआ था वो हुआ था अगस्त 2013 में, राइट। एंड देन अभी इस इट विल बी कमीशन, इंडियन नेवी में इसकी कमीशनिंग हो जाएगी बाय 2022। अभी इसमें सी ट्रायल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं इन 2020 एंड अब जो है ये कमीशन हो जाएगा इन इंडियन नेवी बाय 2022, राइट। सो विक्रांत प्रोपल्शन प्लांट्स विल अंडरगो रिगरस सी ट्रायल्स। तो सी ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। एंड अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें, सो कोचिन शिपयार्ड जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है एंड ओनली शिपयार्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर में इकलौता शिपयार्ड है ये। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर। सो आपके ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे, संत कबीर नगर, बी गोरखपुर, सी लखनऊ एंड डी ललितपुर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी लखनऊ। तो लखनऊ में रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ने ये भीमराव अम्बेडकर का मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर स्टैब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट अ पोर्टल नेम्ड माई गवर्नमेंट माई GOV मेरी सरकार हैज़ बीन लॉन्च्ड। आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी बिहार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने, ये जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। थ्रू दिस पोर्टल यहाँ पर ये बेसिकली ई गवर्नेंस का एक इनिशिएटिव है, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, राइट, उनका सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में नॉलेज, ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए
उसके साथ साथ लोगों का क्या फीडबैक है, राइट, ऑन दैट, कि कैसे स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, वो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, राइट, गवर्नमेंट और सिटीजन्स का, सो टू वे कम्युनिकेशन इंश्योर हो सके, तो ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है, राइट। देन अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2021. हाउ मेनी टाइम्स हैज ही बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? सो यहाँ ये कितनी बारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? आपके ऑप्शंस हैं A 1 टाइम, B 2 टाइम्स, C 3 टाइम्स एंड D 4 टाइम्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है B 2 टाइम्स। सो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पहली बार बने हैं 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992, एक साल के लिए। उसके बाद दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के फ्रॉम 21 दिसंबर 1997 टू 11 नवंबर 1999, 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट? यहाँ पे आपके ऑप्शंस है A लखनऊ, B नोएडा, C जयपुर एंड D ग्वालियर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है B नोएडा। सो नोएडा में ये कल्चर इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा ताकि जो इंडिया का रिच हेरिटेज है उसमें रिसर्च वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। सो ये सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? इट विल बी इस्टेब्लिश इन नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ताकि हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो है इंडियन हेरिटेज और उसके कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा सके, एनकरेज किया जा सके। Then next question is, the government of India has announced the Prime Minister's Shram Awards for the year 2018. How many workers are to be given this award? So ये जो श्रम अवार्ड्स है, लेबर अवार्ड्स, ये कितने वर्कर्स को दिए जाएंगे? आपके ऑप्शंस है A 55, B 69, C 77 एंड D 91। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है B 69। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये अवार्ड 69 वर्कर्स को देगी विच आर एम्प्लॉयड इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी PSUs में इन्वॉल्व है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के, राइट। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो है, यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये बोथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी के एम्प्लॉयज़ को भी, यानी कि PSUs को भी, एंड जो प्राइवेट सेक्टर्स यूनिट्स हैं जहाँ पे 500 से ज़्यादा और मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, सो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए जो जिन्होंने डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस दी है, कोई इनोवेशन किया है, कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनके परफॉर्मेंस को एनकरेज करने के लिए उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, राइट, ताकि उनके एक्सेप्शनल करेज और इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा सके, राइट। सो ये अवार्ड आपके PSUs के वर्कर्स एंड ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जिनमें 500 या 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कुछ इनोवेटिव किया है, कुछ एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड की है, उस वजह से उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है हरदोई, B वाराणसी, C इटावा एंड D महोबा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है D महोबा। सो महोबा इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ UP, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला योजना इसका लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, एक केवल उज्ज्वला योजना भी है। ये जो केवल उज्ज्वला योजना है, ये योजना है जो भी ट्रैफिक्ड वुमेन है, ट्रैफिक्ड वुमेन उनके प्रोटेक्शन के लिए है, राइट। जबकि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये LPG डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, राइट। LPG डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन BPL वुमेन है, राइट, तो उनको क्लीन कुकिंग फ्यूल
प्रदान करना, राइट, क्योंकि वी सी कि जब क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं होता है लोगों के पास, राइट, तो वो लकड़ियाँ वगैरह जला करके खाना बनाते हैं, राइट। सो उस फ्यूल वुड जिसको कहते हैं, फ्यूल वुड कलेक्ट करते हैं एंड देन उससे खाना बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, स्मोक एंड जो भी उसको बर्न करते हैं तो गैसेस हार्मफुल निकलती हैं एंड स्मोक होता है, उसको इनहेल करते हैं तो उससे लंग्स काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, एयर पोल्यूशन। तो वुमेन आर मोर वल्नरेबल टू दैट। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए क्लीन कुकिंग फ्यूल अवेलेबल कराना, क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको इस चीज़ को प्रोवाइड कराना, एनकरेज करना, वो इस स्कीम के अंडर में किया जाता है। तो इसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया है महोबा से, राइट। सो इस स्कीम के अंडर में फ्री एलपीजी कनेक्शंस जो है वो बांटे जाते हैं। उसके साथ साथ अगर अडल्ट महिला के अंडर में के नाम पर कनेक्शन रजिस्टर किया जाता है एंड देन आपको स्टोव वगैरह भी साथ में फ्री दिए जाते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इस प्रोग्राम के सेकेंड फेज को लॉन्च करते टाइम प्राइम मिनिस्टर ने बेनिफिशियरीज से इंटरैक्शन भी किया। सो दिस वाज our lecture on current affair part 2 of August. So this was it. Thank you.